कैसे होते हैं, वो पूरी दुनिया कैसे होती है। एंड मैं एक साइंस स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ये कह रहा हूँ, मुझे लिटरली कुछ भी समझ नहीं है लॉ के बारे में। सो आपको बहुत बेसिक लेवल पर आकर समझाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक बार एक फाइनेंस प्रोफेशनल से बात कर रहा था, जी। और उन्होंने मुझे एक बहुत कूल पर अजीब चीज कही। ठीक है, उन्होंने कहा, तो मैंने उनसे पहले पूछा कि सर, अगर आप हर महीने करोड़ों में कमा रहे हो तो आपको उन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। और उन्होंने इसका जवाब दिया कि ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, पर कुछ कुछ लॉयर्स कमा लेते हैं इतने जी, इतने ज्यादा जी। पैसे। तो ये क्यों है सर? इज दैट ट्रू कि लॉ इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशंस? ये बिल्कुल सही है। देखिए, ओके। जैसे अगर हम लोग, कहने वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कई ऐसे वकील हैं जो कि रोज़ 1 करोड़ कमाते हैं, रोज? रोज़। कई ऐसे हैं जो रोज़ 50 लाख कमाते हैं, कई 10 लाख कमाते हैं और कई शायद 10,000 भी नहीं कमाते। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मैंने कई बार देखा इसको, इसका जो अंतर है ना, उसका अंतर केवल एक कारण से है कि आपका फ़ोकस नहीं है। 5 साल की स्ट्रगल चाहिए होती है, क्योंकि आप आते हो एक प्रोफ़ेशन के अंदर जहाँ पे उसकी निटी-ग्रिटीज़ प्रोफ़ेशन के सीखने पड़ते हैं। अब आप लोग जैसे कर रहे हो, कितनी मेहनत की है आप लोगों ने, आपको लाइट समझते हो, कैमरा समझते हो, ऑडियो समझते हो, फिर जाके आप ये प्रोग्राम करते हो। अगर आप जैसा किसी को बनना है तो कंफर्टेबल होना पड़ेगा, उसको एक स्मार्ट बातचीत करनी पड़ेगी। वैसे ही हमारे कानून की दुनिया में भी है। अगर आप वकालत में आना चाहते हैं तो आपको जिस क्लाइंट के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, पहले तो आप उससे कनेक्ट तो करो, उसकी समस्या को तो समझो, उसकी बात को सुनो। ये नहीं है वकील का मतलब केवल बहस कर रहे हैं, वकील का मतलब है पहले सुनना और फिर जो क्लाइंट चाहता है बहस करना, वो बहस करना। तो उसमें कई बार थोड़ी सी चूक हो जाती है और कई बार लोग ये मानते हैं कि हम अपने आप को अपडेट नहीं करें। देखिए, अभी जस्टिस नज़ीर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जो कि वो भी फर्स्ट जनरेशन अपने वहाँ के जगह के लॉयर थे, मंगलौर के रहने वाले, और सुप्रीम कोर्ट जज बने, रिटायर हुए हमारे कोर्ट नंबर 3 से, जिन्होंने राम मंदिर पर भी अपना फैसला दिया था। उनकी एक बात कही, उनके फेयरवेल में मैंने कहा, उन्होंने कहा कि हमको अंग्रेजी मुझे नहीं आती थी, हमने सीखा है। आप हर दिन अपने आप को अपडेट करते हो, आप लॉ पे अपडेट करते हो, लोगों से बात करके अपडेट करते हो, हर दिन कुछ नया सीखते हो। जिस दिन आप सीखना छोड़ दोगे, उस दिन आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो बिल्कुल यही बात सब पे लागू होती है। हमारे कई वकील ऐसे हैं जो आते हैं, जाते हैं, उनको मैं कहता हूँ कि आप इसको सीखो। हमारे यहाँ अपने ऑफिस में हमारे 400 इंटर्न होते हैं हर महीने, 1 महीने के लिए आते हैं, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के बच्चे आते हैं। मैं उन सबको यही कहता हूँ कि देखो, अगर मैंने कर लिया तो आप 100% कर सकते हो। हमारे ज़माने में तो टीचर भी नहीं थे स्कूल के अंदर। बाकी जब लॉ में हम लोग आए तो ये माना जाता था कि ये बड़ा ही पिछड़ा हुआ, बड़ा बेकार सा प्रोफ़ेशन है। इफ यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू परस्यू, देन यू आर परस्यूइंग लॉ। एंड सेम वाज़ विद द जर्नलिज़्म आल्सो। एक मेंटालिटी थी लोगों की। जी। तो मेरा ये मानना है कि अब वो जो मिथ है ना, वो ख़त्म हो गया। अब सारे अच्छे-अच्छे लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छे घरों के बच्चे आ रहे हैं। तो अब वो कोई, ये जो एक बंधन था कि हम कानून के अंदर इस दुनिया में आके कैसे काम करेंगे, वो बात ख़त्म हो गई। हर आदमी कानून को जानता है अब। आप किसी से बात करो, ट्रैफिक चालान वाले से आप बात करते हो, कानून की बात करोगे, और कानून ऐसी चीज़ है जो आपके हर अनुभव में आपके साथ वो कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। ओके। हर बच्चा विराट कोहली नहीं बन सकता, और ये लाइफ का एक कठोर सच है। बिल्कुल सही है। उसी तरह हर बच्चा लॉयर या सुप्रीम कोर्ट जज नहीं बन सकता। तो इन प्रोफेशंस के लिए स्किल सेट क्या चाहिए रहता है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, एक तो भाग्य भी चाहिए। मैं नहीं, भाग्य भी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। भाग्य ओके। इसलिए चाहिए कि आप एक सेट के, एक मेंटल स्टेट के, एक तरह की नॉलेज के, एक तरह के बातचीत व्यवहार के करीब लाखों लोग होते हैं, हज़ारों लोग होते हैं। तो जब आप एक जगह पे आते हैं तो करीब 15 में से कोई 2 को मिलता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कोई फेल होता है। अगर आप जज नहीं बने, आप कुछ और बनते हो। जैसे मैं जज नहीं बना, मुझे जज नहीं बनना था, मुझे ऑफ़र किया गया, मैंने कहा मुझे जज नहीं बनना है। तो मैंने जज बनने से मना किया। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग जो जज बनना चाहते हैं वो गलत हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जज बनूँगा तो मुझे घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, सब कुछ है हमारे पास और सब कुछ हम अपने तरीके से कर सकते हैं। कम एज में हमको मिल गया, लेकिन किसी और को कुछ ना कुछ मिलेगा। मेरा ये भी मानना है रणबीर, कि कोई भी आदमी का जो जीवन है, उसके सक्सेसफुल 20 से 25 साल होते हैं। अगर आपने अपने 25 साल को ठीक से यूटिलाइज़ किया, ठीक से आपने काम किया, तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। और मेरे ख्याल से ये बहुत से लोग हैं जिसको कि परस्यू करते हैं, और आप देखेंगे कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने 25 साल तो सच में अपने करियर के एक लेवल पे रहे हैं, फिर उसको मेंटेन करो, थोड़ा ऊपर-नीचे होता रहता है। जी। तो लेकिन कोई इसमें असफल नहीं होगा। जी। और मैं ये कहता हूँ कि विराट कोहली मान लो नहीं सक्सेस टीम में आता, इंडियन टीम के अंदर, तो कुछ और कर रहा होता, कोचिंग कर रहा होता। अगर वो कोचिंग में टॉप पे नहीं जाता तो फील्डिंग का कोच होता, वो भी नहीं कर रहा होता तो कुछ और किसी बिज़नेस में होता। लेकिन ये कहना कि आप, लेकिन मेहनत कितनी करनी है? उतने घंटे आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? पहले ये तो देखो। अब कितने ऐसे लोग हैं जो रोज़ 2 घंटे नहीं पढ़ते,
आप 2 घंटे नहीं पढ़ते हो, क्लाइंट की फाइल नहीं पढ़ते, और उसके बाद से आप जब कोर्ट के अंदर जाते हो और आप कंप्लीट उससे कर रहे हो जिसने कि पढ़ा हुआ है 6 घंटे 8 घंटे पढ़ रहा है, तो पढ़ना पड़ेगा आपको। लेकिन पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप उसको एंजॉय नहीं करो। पढ़ाई को एंजॉय करने के साथ साथ आप क्लाइंट सिखाता है जी। यू सी, दिस इज द ओनली प्रोफेशन वेयर यू लर्न एट द कास्ट ऑफ योर क्लाइंट। दे नो मोर देन यू। उनका केस है ना, वो आपको बेहतर जानते हैं। वो आते हैं आपके पास, वो बताते हैं कि देखिए हमारे केस के अंदर ये फैक्ट है, हमारे वकील साहब ने ये गलती कर दी, उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने वो नहीं बोला। तो फिर आप जब सब कुछ जोड़ते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं क्लाइंट के, फिर अपने हिसाब से आप लॉ को एग्जामिन करते हैं और आप तब जज करके उस मामले को आप परसू करते हैं, तब जाके सक्सेस होती है उस केस के अंदर। तो आपको क्लाइंट की बात तो सुननी चाहिए, उसको सीखना चाहिए, और यही एक इसका मूल मंत्र है कि आप जब तक सीखोगे तब तक बढ़ोगे। यही मूल मंत्र है इस प्रोफेशन ओके। आपको बेसिकली डेटा की खुदाई करनी पड़ती है बिल्कुल इस सही बात प्रोफेशन है में। जी, फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तगड़े होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है, असर्टिवनेस, डिबेटिंग स्किल्स तगड़े होने चाहिए, पीपल स्किल्स भी तगड़े होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको एट स्केल काम करना है तो आपको टीम्स को मैनेज करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, थोड़े से बिजनेस स्किल्स भी होने चाहिए, बिजनेस एक्यूमेन भी होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। टैक्स तो पे करना होता है ना, तो जी। हम जितने भी लोग हैं टैक्स भी पे करना होता है। उतने पैसे आप घर में क्या करोगे, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करोगे, कुछ और करोगे, जी। तो वो भी तो आ ही जाती है लोगों को। ओके। आपने कहा कि कुछ कुछ लॉयर्स महीने के नहीं, दिन के 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। बिल्कुल ठीक, मतलब साल के 300 करोड़ से ज्यादा रुपए शायद कमाते हैं। ज्यादा, साल के 300 करोड़ रुपए बिल्कुल। से ज्यादा। कैसे, क्यों? देखिए ऐसा है कि उनका भी बैकग्राउंड है, उनकी भी मेहनत है। अब जैसे मैं हरीश साल्वे को ही बोल दूं कहने के लिए, आप कह रहे हो तो मैं उनका एक नाम ले लेता हूँ। श्योर। अब आप हरीश साल्वे का केस ले लोगे तो आप देखोगे कंपनीज जो आती हैं, इंगेज करती हैं, उनसे रिटेनरशिप फीस देंगी, उसके बाद आर्गूमेंट्स के पैसे अलग से देंगी। मुझे याद है एक केस था, मैं उस केस का नाम नहीं लेता हूँ, मैं उस मामले में मुझे भी कंसल्ट किया जा रहा था। 1 मिनट सर, सॉरी, मेरे को आपको कट करना पड़ेगा। आपको 2 शब्द समझाने पड़ेंगे, रिटेनर फीस और आर्ग्यूमेंट्स। आपने मैं समझा देता हूँ। तो रिटेनरशिप फीस क्या होती है कि जब आपको कोई क्लाइंट आता है, हाँ, वो आपको इस बात के पैसे देता है कि आप मेरे खिलाफ किसी मामले में, इस मामले के अंदर नहीं आएंगे, इसलिए आपको पैसे देता है। इसको रिटेनरशिप फीस बोलते हैं हम लोग। और दूसरी वाह। बात ये होती है, उसको एंगेजमेंट फीस होती है। उसके बाद ये फीस आती है कि हमें आप एंगेज कर रहे हो, उसकी फीस अलग होती है। जब हम कोर्ट पे जाते हैं तो जब हमें आप रिटेन कर लिया, मतलब हम कम से कम आपके खिलाफ नहीं जा सकते। ऐसा बहुत से केसेज में होता है। हम लोग जो जूनियर लॉयर, कई केसेज में हम लोग 15-20 सीनियर्स को एंगेज करते थे, उनको रिटेन करते थे। उसका मतलब केवल ये होता था कि ये लॉयर्स हमारे खिलाफ की साइड में नहीं जाएंगे और उधर से बहस नहीं करेंगे। उसकी फीस होती है, और ये फीस भी 1 करोड़ तक होती है। आपकी रेप्यूटेशन के बेसिस पर फी मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे राम जेठमलानी जी थे, वो फाइल पढ़ने तक की फीस ले लेते थे कि मैं इसको पढ़ूंगा। जैसे हम लोग भी, अब कंसल्टेंसी कोई आता है, करता है, हमारे साथ बैठता है, तो हम जितने मिनट हमारे साथ तो बैठता है, हम ऑलमोस्ट उतने मिनट के चार्ज तो करते ही हैं। पर मिनट हम उनको बोल देते हैं कि भाई आप हमारे पास 1 घंटे थे तो आपको 1 लाख रुपए देने हैं। कोई ऐसा भी होता है जो 2 लाख भी लेता है, कोई 5 लाख भी ले सकता है, और रिटर्नरशिप अलग से होती है। फिर आप जितनी बार कोर्ट में जाते हो, आप चाहे कोर्ट के अंदर आपकी डेट लग जाए या मैटर हियरिंग पे नहीं आया, सुनवाई नहीं हो उस मामले की, लेकिन आप तो कोर्ट में गए, उसकी आप फीस लेते हो। मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। आप मेरे से फी लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपसे फीस क्यों लूंगा यार। यही फीस है कि आप ऐसे अच्छा काम करते रहो और मुस्कुराते रहो, ऐसे ही आप। नहीं, पर मतलब आपकी टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा है, एंड यू स्टिल गिवन टाइम फॉर द पॉडकास्ट। क्योंकि ये नहीं है, प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, और आपसे कितने लोगों तक ये पहुंचता है। कितने ऐसे यूथ हैं जिसको जानते हैं। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर मैंने 12वीं पास की है, मुझे लॉ करना है, मैं क्या करूं। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर मैं फर्स्ट ईयर में हूं, मुझे बताएं करियर में कैसे आगे बढ़ूं। और मैं बताऊं आपको कि मैं इसमें संकोच नहीं करता, हमारी ये ड्यूटी है। हम लोग उसी बैकग्राउंड से निकल के आए हैं, अगर हम लोग आके कर सकते हैं तो उनके लिए क्यों नहीं करेंगे। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या, कि आप हिंदी में समझा रहे हो। नहीं, बिल्कुल, आप ये हिंदी में भी समझना चाहिए और हिंदी में समझाना भी चाहिए। आपने जब मुझे कहा कि हिंदी में आने चाहिए सब, तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे जो आम लोग हैं, जिनके पास ये माध्यम नहीं है, जिनको ये समझ नहीं है कि कैसे करें, क्या करें, कहाँ पहुँचें। जी। अब आपको बताऊं, जब हम लोग पहली बार दिल्ली में आए थे ये सोच के कि वकील बनना है, मैंने तो देखा कि ये तो इतना मुश्किल काम है वकील बनना, क्योंकि आप किसी सीनियर के पास जाओगे, वो पैसे नहीं देगा आपको। उस जमाने की बात बता रहा हूँ आपको। और अब धीरे धीरे ये हो गया कि उसके बाद आप पैसे नहीं देगा, फिर मैटर में आपको हेयरिंग के लिए नहीं ले जाएगा, फिर अपीयरेंस नहीं मिलेगी, ये सारा कुछ हो गया। तो फिर आपको क्लाइंट भी क्यों ब्रीफ करे, जी। आपके पास ही क्यों आए। लेकिन आज ये टाइम ऐसा आ गया है कि इतने अच्छे बच्चे आ रहे हैं, इतने स्मार्ट बच्चे आ रहे हैं कि उनको सब कुछ मालूम है, उनको दिशा मिल चुकी है, और उस दिशा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अर्निंग पोटेंशियल बढ़ रहा है लॉयर्स का इस देश में। बिल्कुल बढ़ रहा है, और जब जब कोई देश, कोई समाज तरक्की करेगा तो वकीलों की आमदनी होगी।
और वकील आगे बढ़ेंगे। क्यों? ये लॉजिक समझाइए। क्योंकि आप जब आगे बढ़ते हो तो आपके इंटेलेक्चुअल संघर्ष होते हैं, आपका एग्रीमेंट होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपका एमओयू होगा, आप कोई ना कोई कानून गलती से टूट जाएगा, या आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, इनकम टैक्स की नोटिस देगा आपको, आपकी जीएसटी की नोटिस आ जाएगी, या आपको जीएसटी इनकम टैक्स से निकल गए, कोई कंपनी बना लिया आपने, शेयर होल्डर्स का डिस्प्यूट हो सकता है, उसके बाद कोई बैंक से लोन लिया बड़ा बिजनेस करने के लिए, वो डिस्प्यूट हो सकता है। तो आप जितने दिन समाज के अंदर हैं, आप पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे कि एक वकील को बीच में आना की जरूरत पड़ सकती है। मैं नहीं कहता हूं पड़ेगा वकील, लेकिन आपको पड़ सकती है। कई बार आपकी ईगो भी होती है, जैसे मैंने अभी किया है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 250 मीडिएटर्स तैयार किए। मीडिएटर ये होता है कि कोर्ट में जाने से पहले मामले को मध्यस्थता के द्वारा हम और आप बात करके, भाई क्यों लड़ रहे हो, क्या बात है, आप बताओ क्या चाहते हो, और उसका निपटारा कर दें। अभी सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर के बड़ी सजग है। मैंने 250 कराया, अभी तक हमारे कोर्ट में केवल 30 लोग थे, 250 मैंने ऐड कर दिया। 250 मीडिएटर मैंने डाल दिया कि सारे लोग ट्रेनिंग करके और वहां पे आ चुके हैं। कई ऐसे हमारे लॉयर्स हैं जिनको की सेटिस्फेक्शन मिलता है कि सर हमने लिटिगेशन नहीं लिया। और मैं उनको हमेशा कहता हूं कि यू सी, नाउ इन द फ्यूचर यू ऑल विल बी रिमेंबर्ड नॉट बिकॉज यू सक्सीडेड इन द मैटर, you will be remembered that how litigations you avoided. That is the main art, because the people who are fighting, contesting for the nitty-gritties and even sometimes for the ego. So if you can avoid this just by mediation, just by giving an opportunity, like husband and wife, in most of the cases husband and wife they are fighting and you see who can be closer than them, but you need a mediator. तो जब आपको पति पत्नी के झगड़े होते हैं और उनके बीच में जब झगड़ा हो, इतने क्लोज होते हैं वो लोग, नजदीक होते हैं, उससे नजदीक तो कोई रिश्ता है नहीं, लेकिन उस रिश्ते के अंदर आपको जब बातचीत करानी पड़ती है, बिठाना पड़ता है, दोनों बात करने को तैयार नहीं होते हैं क्योंकि एक भी भरोसा नहीं रहता। रिश्ते के अंदर भरोसा का भी उतना ही महत्व है। अगर आप ये समझ लें कि हमारा इसमें भरोसा नहीं है, बातचीत नहीं कर सकते, या उस पर सोचे कि हमें धोखा दे देगा, या ये जो बोल रहा है ये ठीक नहीं बोल रहा है, क्योंकि दोनों जानते भी एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से हैं, वो मामले मीडिएशन को जा रहे हैं, सिविल लिटिगेशन मीडिएशन में जा रहे हैं। तो आप देखिए जो भी ये मामले आएंगे, धीरे धीरे समाज हमारा सभ्य होता जाएगा और कई बार कोर्ट में आने से पहले मामले खत्म हो जाएंगे। तो ये भी एक टाइम आ रहा है और हमारे जो वकील हैं अब हर क्षेत्र में हैं। एक टाइम था हम लोग के टाइम में कि आपने लॉ कर लिया, कोर्ट में आ गए, अब आप कोर्ट में आके जो भी मामले आ रहे हैं उसमें आप बहस कर रहे हो, उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसकी आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो, क्लाइंट से बात कर रहे हो। अब इतने ब्रांचेज खुल गए हैं। टेलीकॉम डिस्प्यूट है तो टीडी सेट में जाओ, कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर फोरम में जाओ, आपको कोई कंपनी से डिस्प्यूट हो गया तो कंपनीज एक्ट में, आपको आईबीसी कोड में एनसीएलटी और एनसीएलटी में जाना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा ये काम नहीं है, मैं तो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हूँ, तो देन गो टू एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आप वहां पे जाओगे। ऐसी चीजें किसी को पता नहीं होती। जो डिटेल्स आप समझा रहे हो, आई फील कि ये एक स्किल सेट होता है। इतने डिटेल्स याद रखना, इतने डिटेल्स का की जानकारी पता रहना एक स्किल सेट होता है। नहीं, लेकिन अब जो नए बच्चे आ रहे हैं ना, जो उनको हर एक को लगता है, हम पूछते हैं, मैं तो क्या करता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ। हमारे यहाँ हर बार जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ये बताओ कि आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो। सबसे पहले आप वकील क्यों बने? तो कोई बोलता है मम्मी ने बना दिया, कोई बोलता है कि मेरा मन था, कोई बोलता है कि मुझे ये पसंद है। फिर मैं पूछता हूँ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? वो कहता है कि जी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो इन्वायरमेंट है, मैं तो वो हूँ, लेकिन मैं वकील बन गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इन्वायरमेंट है तो आप करो। आपके पास ग्रीन के मैटर्स आएंगे, इन्वायरमेंट के मैटर्स आएंगे, जिसमें कि कोई एयरपोर्ट बन रहा है, कहीं पे कोई रोड बन रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, वो सारे केसेस फाइल होते हैं एनजीटी में और वहाँ कोर्ट सुनवाई करती है। आप उसके एक्सपर्ट बनो, कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो ये जो दुकानों पे खरीदारी करता हूँ वहाँ पे ज़्यादा पैसे कोई देता है, कम में खरीदता है, या कोई जाति करता है हमारे साथ, उस पर करना है, आप वो करो। तो आपके पास जो करना चाहते वो है। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि मुझे इंटरनेशनल लॉ करना है, तो मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा है, एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। मगर मुझे एक बात बताओ कि इंटरनेशनल लॉ के अगर आप एक्सपर्ट भी हो गए, नंबर 1 हो गए इंडिया के, तो कितने केसेज होंगे ऐसे? 4 होंगे, 6 होंगे, और 4-6 केसेज करके कैसे काम चलाओगे? तो आपने नाम के लिए आप ये काम करो, लेकिन साथ साथ कुछ और भी करो। या जैसे क्रिमिनल मैटर्स आप कर रहे हो, वो मैं बोलते फर्स्ट जनरेशन हूँ सर, मैं कैसे करूँ, मेरे तो फादर नहीं है, मेरे घर में कोई और नहीं है। मैं उनको बोलता हूँ बेटा सबसे पहले आप सीखो कि कैसे एफआईआर लिखाई जाती है। यहाँ भी नेपोटिज्म होता है। देखिए नेपोटिज्म आप माने नहीं माने, लेकिन ये तो हर जगह ही होता है। जी जी। अब जैसे आपके घर में खाना बना है तो पहले तो आप ही खाओगे, उसके बाद पड़ोसी को खिलाओगे। मतलब देखो, अगर एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन जाए तो फिर वो जितने भी पेशेंट्स वो फादर के पास आ रहे थे वो बेटे के पास भी आएंगे। पर लॉ में भी यही लॉजिक है कि जो क्लाइंट्स फादर के पास, ओके ठीक है, लॉ में भी यही है। लेकिन ये भी सही है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर तो बन गया, लेकिन अगर डॉक्टर का बेटा ठीक से इलाज नहीं करता जी जी, और पेशेंट खुश नहीं है तो
दूर हो जाएंगे। जी। यही चीज लॉ में भी है। अगर आप उसको ठीक से अटेंड नहीं करते हो, बात नहीं करते हो, ट्रस्ट जो क्लाइंट का है, जो भरोसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके पास आ रहा है बात करने के लिए, जैसे देखिए आपका शो कोई क्यों देखता है? क्योंकि उसको मालूम है कि ये जो रणवीर बात कर रहे हैं, ये बात हमारे सारोकार का है, ये बात ये हमारे लिए कर रहे हैं, और ये सुनने से हमें भी कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा। कि जब केबीसी अमिताभ बच्चन को मिल रहा था, वो तैयार नहीं थे करने के लिए, वो तो मजबूरी में किया उन्होंने। उनके पूरा परिवार इसका विरोध कर रहा था, और किस तरह से उन्होंने केबीसी लिया, और वो डर डर के उन्होंने किया कि पता नहीं मैं चलूंगा कि नहीं चलूंगा, और वो केबीसी इनका बिगेस्ट सेवियर हुआ जी। मैं तो उस मामले में उनको एक दो बार, जब उनकी कॉन्ट्रैक्ट स्टार के साथ खत्म हुई, तो उनको मैं एडवाइस भी कर रहा था, तो मैंने देखा कैसे वो इस मामले से, कैसे केबीसी के एक प्रोग्राम से, जो कि टेलीविजन छोटा मीडियम मानते थे, कहाँ पहुंचे। और आज वो जो भी बच्चे, उनका जो रिवाइवल है, जो उनकी लाइफ की सेकेंड इनिंग है, वो केबीसी की वजह से। तो ये चीज़ होती है। और आपको ये सभी जो जितने भी यूथ हैं जो लॉ को परसू करना चाहते हैं, उनको ये बात तो ज़रूर माननी चाहिए कि देखो, हमने अपनी इस उम्र में, हमको जिससे मिलने का मन था उससे मैं मिला, और अपने टर्म्स पे मिला। ये तो है नहीं कि मुझे कोई जाके मिलना। अगर आप वकील हो किसी के, तो आपके पास कोई आएगा, आपके पास आके बैठेगा, आपसे एडवाइस लेगा, आपसे बातचीत करेगा, और उसके बाद अगर आप काम उसका काम करते हो उसके खर्चे पे, जिसके के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं, आपका एहसान भी मानता है। ऐसा प्रोफेशन कहाँ मिलेगा? बेसिकली अगर किसी देश की तरक्की हो गई तो हर क्षेत्र की तरक्की होती है, और अगर कहीं भी तरक्की हुई तो प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगे। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लॉयर्स की ज़रूरत होती है और सिस्टम की ज़रूरत होती है। देखिए, मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। अटेंडेंस 60 हो गई आपकी जी, आपकी एग्जामिनेशन छूट गया, आपकी कॉलेज ने कहा कि नहीं, आप इस तारीख को आपका ये कोर्स होगा, आप कहते हो इस तारीख को मैं बीमार हूँ, मुझे आप कोई और डेट दें, वो नहीं देते, सबके लिए यूनिवर्सल डेट आएगी। तो हर एक मुद्दे पर लिटिगेशन है। अगर आप करना चाहें तो हर मुद्दे पे, आप कपड़े पहनते हैं, कपड़े की क्वालिटी ठीक नहीं है, उससे आपको स्किन की प्रॉब्लम हो गई। जैसे कई बार मैं यूके की कोर्ट्स में देखता हूँ कि मूंगफली खाने से वहाँ बड़ी एलर्जी होती है, लोगों की डेथ होती है। अगर किसी रेस्टोरेंट ने मूंगफली दे दिया और डिक्लेयर नहीं किया उसको, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, और उसमें आप देखते हो उसको। कहीं आप क्लब में गए, वहाँ झगड़ा हो जाता है लोगों का। तो हर ऐसा मुद्दा जो कि आपके जीवन में कहीं भी दाएं बाएं जरा सा भी डिस्प्यूट, जरा सी भी ईगो, जरा सा भी इंटेलेक्चुअल लेवल, वहाँ पर झगड़ा होगा। आप किताबें कॉपी करते हो, स्क्रिप्ट कॉपी करते हो, फिल्म बना रहे हो आप, वहाँ पर कोई आपने स्टेप कॉपी कर लिया, उसने केस डाल दिया आपके ऊपर। ऐसी चीज़ें भी होती है। आपने कोई ऐसी सीन फिल्म के अंदर आ गया जिसको आप पसंद नहीं करते हो, एक ग्रुप खिलाफ में आ जाएगा, वो बोलेगा कि ये सीन हटाओ, आप कहोगे हमने पास कराया सेंसर बोर्ड से। तो हर चीज हो सकती है जी। तो आपको हर दिन जीवन के हर मोड़ पे आपको कानून की जरूरत है, और आप इससे दूर नहीं हो सकते। और जितने नए जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं, ये बड़े समझदार हैं। इनको आपको बताऊं मैं, आपकी जो अगला जनरेशन इंडिया की है, जैसे ट्रेडमार्क है हमारा, देखो आप ट्रेडमार्क, आप देखो अमेरिका ने सारे उठा लिए, नीम तक का करा लिया। ट्रेडमार्क होता क्या, ये भी समझाइए। ये ट्रेडमार्क ये होता है कि जब आप कोई चीज डेवलप करते हैं, कोई चीज आप बनाते हैं, तो उसके लिए आपकी एक अधिकार आता है उसके आपके साथ। जैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं तो कॉपीराइट कराते हैं उसकी, इसके लिए एक रजिस्ट्रार है। यहाँ बॉम्बे में ही हेडक्वार्टर होता है उसका, यहाँ पे कंट्रोलर जनरल बैठता है, और हर जगह इसके कोर्ट्स हैं। दिल्ली में भी इसकी कोर्ट है जहाँ रजिस्ट्रार लेवल के ऑफिसर्स बैठते हैं और उसकी सुनवाई करते हैं जी। जैसे मान लीजिए कि आपने एक कोई डालडा बनाया वनस्पति के घी के नाम से, दूसरी कोई कंपनी उसको माल्डा बना दे, आप कहो सा हमारे को कॉपी किया है, इन्होंने ऐसे किया है, या सेम लोगो ले लिया है, उसमें डिस्प्यूट होता है, कई बार उसकी कॉपी हो जाती है। तो उसके लिए आपको प्रोटेक्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने स्टार न्यूज़ बनाया, दूसरा कोई स्टार न्यूज़ शुरू कर दे, लेकिन नाम कुछ और लिख रहा है, लोगो स्टार का लगा दिया, तो लोगों की कॉपीराइट जरूरी है, उसका ट्रेडमार्क जरूरी है, किस क्लास में आपकी ट्रेडमार्क हो रही है वो जरूरी है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ना, उसकी भी उतनी इंपॉर्टेंस है। आप जैसे मान लीजिए शो आप ऐसे करते हैं, बैठ के आमने सामने बैठ के करते हैं, इसका कोई नाम रखें आप, किसी और ने कॉपीराइट करा रखा है तो नाम नहीं रहेगा। आपने कोई प्रोग्राम किया, उसकी कॉपीराइट आपके पास है, तो प्रोग्राम फ्यूचर में कभी भी कोई करेगा भविष्य में, उसकी जिम्मेदारी होगी, वो नहीं कर सकता ये कार्यक्रम, और आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा उसको जी। तो एक चीज तो है, वो चीज करनी चाहिए, और लोग जो है धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, हर क्षेत्र में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेशों का जो अधिकार था ना, एकाधिपत्य था, वो खत्म हो गया। दोस्तों, टीआरएस क्लिप्स हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।